Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be doing the last part of chapter number 4 of ACCA F6. So let's start guys. So next topic हमारा आता है प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस. अब प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस का सिंपल मतलब क्या है? लेट्स से मेरे पास ये 4 हाउसेज हैं. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, मेरे पास ये 4 हाउसेज हैं. हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4. ये चारों हाउसेज मैंने रेंट पे दिए हुए हैं. इस हाउस से जो मेरी नेट इनकम है, मतलब रेंट इनकम जो मुझे रिसीव हुई माइनस ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ से लेट से आ रही है मेरी 1000 पाउंड्स, यहाँ से मेरी आ रही है 500 पाउंड्स, यहाँ से मेरा आ रहा है लेट से 900 नेगेटिव के इस प्रॉपर्टी में खर्चा ज़्यादा था लेकिन यहाँ से रेंट मुझे कम आया था. और यहाँ पे मेरी जो इनकम है लेट से दैट इज़ 100. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक डिफरेंट केसेस. मैं 2-3 केसेस बताऊंगा. तो यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि सर इस प्रॉपर्टी से तो हमें लॉस हो रहा है. लॉस का मतलब क्या होता है कि हम इसकी इनकम ज़ीरो मानेंगे. तो व्हाट हैपन इन दैट केसेस, हम कभी भी, तुमने देखा होगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हम हमेशा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं करते, हम टोटल प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं. तो टोटलिटी में मैं चेक करूँगा कि मेरे को टोटल इनकम कितनी हो रही है. तो 1000 + 515 + 116 - 9, दैट मीन्स 700 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है. और इस पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूँगा, सारी वर्किंग इस 700 पे करूँगा. ठीक है, ये है मेरी प्रॉपर्टी इनकम. तो जो मेरी प्रॉपर्टी इनकम आएगी, प्रॉपर्टी इनकम दैट विल बी 700. इससे हमें क्या चीज़ समझ आई? इससे ये समझ आया कि अगर हमारे को किसी प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है तो वो लॉस टोटलिटी में जाके सेट ऑफ हो जाता है. सेट ऑफ मतलब कि टोटलिटी में हमारी जो टोटल रेंटल इनकम थी वो थी 1600, उसमें से हमने 900 माइनस कर दिया, तभी हमारा 700 आया है. तो टोटलिटी में हमारा जो ये लॉस था वो हो गया सेट ऑफ. ठीक है, ये समझ आएगा इस. तो ये तो था केस नंबर 1 कि अगर हमारी किसी एक प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है और टोटलिटी में अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है. अब आता है केस नंबर 2. केस नंबर 2 इज लेट्स से मुझे प्रॉपर्टी नंबर 1 से इनकम आ रही है 1000, यहां से आ रही है 200, यहां से मुझे आ रही है 700 नेगेटिव और यहाँ से 900 नेगेटिव. अब मुझे इन दोनों से मेरी प्रॉपर्टी इनकम पॉजिटिव है, बट यहाँ पे सेम सिचुएशन, रेंटल इनकम कम थी और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए मेरे यहाँ पे. तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इस केस में क्या होगा? तो टोटलिटी में जब मैं चेक करूँगा तो इन टोटल मेरा आ रहा है 1000 + 200 दैट इज़ 1200 - 1600, तो 400 मेरा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब 400 का लॉस आ रहा है. सो लॉजिक क्या होता है, जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से आफ्टर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट लाइक पर्सनल अलाउंस एंड ऑल, सब कुछ करने के बाद हम प्रॉफिट पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं. सो विल इट मीन कि अगर हमारा लॉस हुआ है तो लॉस पे सरकार हमें टैक्स देगी, लॉस पे गवर्नमेंट हमें टैक्स देगी? क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता. गवर्नमेंट कभी भी हमें लॉस पे टैक्स देगी नहीं, वो हमेशा प्रॉफिट पे टैक्स मांगती है. वो ये बोलेगी कि आप एक काम करो, फॉर दिस ईयर लेट्स से दिस इज 2021-22, तो 2021-22 के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी इनकम होगी उसको ज़ीरो मान लो. मतलब आपकी नेगेटिव है तो अब प्रॉपर्टी इनकम को ज़ीरो मान लो, और ये जो लॉस है आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो. इस लॉस को आप क्या कर लो? कैरी फॉरवर्ड. सो कैरी फॉरवर्ड मतलब लेट्स से 2022-2023, अगर मैं अगले साल की बात करूं, लेट्स से अगले साल मेरी प्रॉपर्टी इनकम आ रही थी 1900 पॉजिटिव. जब अगले साल मैंने सारी कैलकुलेशन करी तो मेरी पॉजिटिव इनकम आ रही थी 1900. तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? ये जो मेरा लॉस था, इस लॉस को मैं अगले साल एडजस्ट कर लूँगा. दैट मीन्स अगले साल जो मेरी इनकम होगी वो होगी 1500. तो गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि वो हमें टैक्स वापस करेगी, नहीं, गवर्नमेंट हमें टैक्स नहीं देगी. गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपका जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो. अगले साल नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो और नेक्स्ट ईयर की इनकम में से उसको अपना एक्सपेंस दिखा देना, तो वहां पे तुम्हारा 400 पे टैक्स बच जाएगा.
तो इफ़ देयर इज़ अ ओवरऑल लॉस इन ऑल प्रॉपर्टीज़ द प्रॉपर्टी इनकम असेसमेंट फॉर द टैक्स ईयर इज़ नील, कि जिस साल हमारी प्रॉपर्टी इनकम नेगेटिव में आ रही है उस साल हम प्रॉपर्टी इनकम को नील मांगते हैं। एनी अनरिलीव्ड लॉस, जो भी ऐसा अनरिलीव्ड लॉस है, बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो इस साल मेरी प्रॉपर्टी इनकम थी 0, ठीक है, तो ये मेरा लॉस है। अब गवर्नमेंट, तुम क्या बोलोगे कि लॉस तो अगले साल भी यूज़ नहीं हुआ। तो अब मैं 2023-24 की बात करूं, लेट्स से यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टी इनकम हुई 100, तो 400 का तो मेरा ऑलरेडी लॉस है। तो 400 में से 100 मैंने एडजस्ट कर लिए, अभी भी लॉस जो है वो मेरा 300 बचा हुआ है जो मुझे आगे यूज़ करना है। तो वो मैं कब तक यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे कितने साल तक। सो पॉइंट इज इनडेफिनेटली, देयर इज नो डेफिनेट पीरियड, ठीक है। एंड ऑफसेट अगेंस्ट द फर्स्ट अवेलेबल फ्यूचर प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट, जब भी हमारे को प्रॉफिट शुरू होंगे हम वहां से इस लॉस को एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज आवर प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें इससे पहले केस बताया था उसका यहाँ लिखा हुआ है, इफ अ लैंडलॉर्ड ओन्स मोर देन वन प्रॉपर्टी द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑन ऑल द प्रॉपर्टीज आर एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड मतलब सबका टोटल करते हैं। To calculate assessable income for the tax year, this effectively provides instant relief, instant loss relief. So in case you have a loss from one property and you have profit from other property, so whenever you aggregate all the income and expenses, then in totality जो भी हमारा loss होता है that is set off against the total income. तो जो total income थी उससे हमारा loss वहीं पे instant relief हमें मिल जाता है, ठीक है। और अगर ओवरऑल ही हमारा लॉस आ रहा है तो हम प्रॉपर्टी इनकम को हम लेंगे 0 और जो भी लॉस है उसको हम अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ये होता है प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस। अब इन्होंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है तो एग्जांपल सीधा देख लेते हैं, मैं करता नहीं हूँ, बहुत ही सिंपल है। सो मुझे दी हुई है इनकम प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। तो 2021 में मेरी इनकम प्रॉपर्टी 1 से इतनी थी, एक्सपेंसेस इतने थे। प्रॉपर्टी 2 से इनकम इतनी थी, एक्सपेंसेस इतने थे। प्रॉपर्टी 3 से इनकम इतनी थी, एक्सपेंसेस इतने थे। सो दैट मीन्स प्रॉपर्टी 1 से 2021 में इनकम माइनस एक्सपेंस, तो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, सॉरी लॉस लॉस प्रॉफिट, तो टोटलिटी में मेरा 450 का क्या आ रहा है, लॉस। दैट मीन्स 2021 में जब मैंने टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंसेस से माइनस किया तो मेरा लॉस आ रहा है 450। तो प्रॉपर्टी इनकम मेरी हो जाएगी 0 और लॉस जो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा नेक्स्ट ईयर्स के लिए दैट इज़ 450। अब नेक्स्ट 2021-22 में ऐसे इन्होंने 2021-22 में प्रॉपर्टी 1 से इतनी इनकम थी, इतने एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी 2 से इतनी इनकम, इतने एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी 3 से इतनी इनकम, इतने एक्सपेंसेस। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी, प्रॉपर्टी 1 से लॉस प्रॉफिट लॉस, तो नेट हमारा प्रॉफिट आ रहा है 550। तो 800 इस प्रॉपर्टी से इनकम थी, ये दोनों लॉसेस थे तो ये वहीं पे सेट ऑफ हो गए और ये आ रहा है नेट में प्रॉफिट। तो पिछले साल का जो हमारा लॉस कैरी फॉरवर्ड था 450 वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे और जो मेरी नेट प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी, नेट प्रॉपर्टी इनकम इट विल बी 100। कि वैसे इस साल मेरी इनकम थी 550 लेकिन पिछले साल मेरे लॉस थे 450 जो मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिए, प्रॉपर्टी इनकम 100। अब इससे हम आगे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने नोट में लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच प्रॉपर्टी सेपरेटली। अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा टोटलिटी से ही करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे इसका लॉस है, इसका लॉस अगले साल एडजस्ट होगा, ये प्रॉफिट है, इस पर पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस साल का लॉस हम टोटलिटी में देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है, देन फिर हम देखेंगे कि कितना पिछले साल का नेट प्रॉफिट लॉस था, वो कितना एडजस्ट इस साल से करना है, टोटलिटी में, नॉट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक ही इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना। ये मुश्किल नहीं है, देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है लेकिन आप तुम करोगे पता चलेगा, साथ ही सॉल्यूशन दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी वेरी इजी। इन्होंने बस ये बताया हुआ है कि ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे कितना कितना रेंट हमें आना है, कितना इंश्योरेंस हमने पे करी है, क्या खर्चे, क्या इनकम, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका डिटेल्ड क्वेश्चन है। ये ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। एक बार पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो 90% चीज़ें समझ आ जाएंगी। करते करते मार्क कर देना कि ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस, इसके आगे लिख देना जैसे एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस। तो जहाँ पे भी जो चीज़ मिलेगी, अब जैसे ये पार्ट है मैं बता देता हूँ,
द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2021, ओके 31 मई 2021 को जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था वर 5% लोअर देन द अबव फिगर्स ऑन ऑल द प्रॉपर्टी एंड वर पेड ऑन 1 जून 2020। हम अपनी बुक्स बना रहे हैं कब से, 6/4/21 से 5/4/22 तक की। इसमें लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जून 2021 से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना शुरू किया है। इससे पहले का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था दैट वाज पेड ऑन 1 जून 2020। वो ये कह रहे हैं लॉजिक से कि अप्रैल मई की जो इंश्योरेंस है वो हमने पिछले साल पे कर दी थी और हमने 1 जून को इंश्योरेंस पे करी है हर प्रॉपर्टी की इतनी इतनी पूरे साल की। तो हम अपनी बुक्स बनाते हैं कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पे सिंपल सा मतलब कितना कैश पे हुआ है। तो हमारा 2021-22 असेसमेंट टैक्स ईयर में ये सारा पे हुआ है, तो इसी को हम अपना एक्सपेंस मानेंगे। इसका हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों? भले ही उस पीरियड से रिलेटेड जो भी अमाउंट है इट रियली डजंट मैटर, जब वो पे हुआ इट मैटर्स। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा जून मई से पहले का था वो हम पिछले साल 1 जून 2020 को एडवांस में पे कर चुके हैं, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा, तो इसको एक बार पढ़ लेना और ये क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन ग्रांट्स ऑफ अ शॉर्ट लीज। सो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन ग्रांट ऑफ शॉर्ट टर्म लीज, इसका मतलब क्या होता है गाइस? अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये एक तरह से रेंटल इनकम ही होती है, लेकिन इसमें और रेंटल इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तरह से मैंने बोला है कि रेंटल इनकम होती है। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी और ये है पर्सन ए की प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अब बी ने ए को बोला कि मुझे ये प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए। ए ने बोला ठीक है, तो एक काम कर, ये प्रॉपर्टी तो रेंट पे ले ले, जिसके बदले मुझे मंथली 2000 पाउंड्स दे। ठीक है, ए ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी तो ले ले और 2000 पाउंड्स इसके बदले मुझे मंथली रेंट दे, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बी ने बोला कि यार मैं ना एक्चुअली इन मंथली चक्रों में पढ़ना नहीं चाहता कि मैं हर महीने तुझे रेंट दूँ, फिर 9 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद हो सकता है तू बोले कि मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए, ठीक है ना। आई वॉन्ट, क्योंकि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे कम से कम 10 ईयर्स के लिए अपनी प्रॉपर्टी फिक्स चाहिए कि मैं यहाँ पे रज के काम करूँ। अगर मैं प्रॉपर्टी बार बार चेंज करता रहूँगा तो मेरे बहुत खर्चे होंगे और बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो मुझे मिनिमम 10 ईयर्स के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। तू मेरे को प्रॉपर्टी दे दे 10 साल के लिए, 10 साल बाद जैसी प्रॉपर्टी तूने मेरे को दी थी मैं एग्जैक्टली वैसी तुझे दूंगा। कुछ नहीं करना, सारे खर्चे खुर्चे सब कुछ ये बियर करेगा। थोड़े बहुत जो खर्चे होंगे वो जो ए को बियर करने पड़ेंगे वो करेगा, लेकिन मोस्टली सारे खर्चे बी बियर करेगा। एंड 10 साल बाद ये प्रॉपर्टी इसको एज इट इज इसी कंडीशन में वापस कर देगा। दैट इज कॉल्ड लीज। ठीक है, तो ए को बी ने क्या किया, बी ने ए को 2000 देने की बजाय 2000 इंटू 12 इंटू 10, 2000 इंटू 12 इंटू 10, दैट मीन्स 24, सो 2,40,000 पाउंड्स इसने इसको पहले ही दे दिया कि ये रख अपने पैसे और इस 10 साल के लिए प्रॉपर्टी हुई मेरी। ये जो अमाउंट इसने दिया है दिस इज नॉट रेंट नाउ, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रीमियम। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन ग्रांट ऑफ अ शॉर्ट लीज। तो शॉर्ट लीज जैसे 5 साल, 10 साल, 8 साल, 6 साल, दैट इज कॉल्ड अ प्रीमियम रिसीव्ड फॉर अ शॉर्ट लीज। सो प्रीमियम इज अ lump sum payment made by the tenant to landlord in consideration for granting the lease. The grant of a lease is where the owner of the property gives the tenant exclusive right to use, not खाली right to use the property for a fixed period of time कि 10 साल के लिए तो इस प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज कर, जो मर्जी कर, जो मर्जी तोड़, जो मर्जी बना, इट रियली डजंट मैटर। मुझे मेरी प्रॉपर्टी आज से 10 साल बाद इसी कंडीशन में चाहिए। अच्छी हो तो ऑफ कोर्स बेटर है, लेकिन इससे खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अ शॉर्ट लीज इज अ लीज फॉर अ पीरियड इक्वल टू और लेस देन 50 ईयर्स। 50 ईयर्स से नीचे की अगर लीज हो वी कॉल दैट शॉर्ट टर्म लीज। तुम्हें लगा होगा शॉर्ट टर्म लीज लाइक 2-3 हफ्ते के लिए, 1-2 दिन के लिए,
है ना, महीने का तो रेंटल इनकम होगी। नो, शॉर्ट टर्म लीज, लीज बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब 50 साल 60 साल के लिए वो प्रॉपर्टी हमारी होगी। तो शॉर्ट टर्म लीज इज अ लीज विच इज इक्वल टू और लेस देन 50 ईयर्स। अब शॉर्ट टर्म लीज के केस में अब इनकम तो हमें पता है कि अगर 2,40,000 इसको आया है तो 2,40,000 इसकी इनकम होगी। लेकिन अब 2,40,000 इनकम में इसको भी कुछ एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली कहीं नहीं बताए हुए कि क्या क्या अलाउड है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल 2% ऑफ द अमाउंट जो प्रीमियम का है वो आपका एक्सपेंस होगा। कैसे, क्या इन्होंने लॉजिक लगाया, मुझे जो समझ में आया इन्होंने लॉजिक ये लगाया है कि देखो हमें इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे फर्स्ट ईयर में इतनी आपकी इनकम हो जाएगी और 240 इंटू 2% इंटू ये हमने कितने साल की लीज दी है, लेट्स से ये लीज थी 10 ईयर्स के लिए, तो 10 - 1 9 साल के लिए हर साल 2% का हमारा एक्सपेंस जो है वो अलाउड हो जाएगा। हम मानेंगे कि 2 साल का 2% का खर्चा हर साल हमारा होगा ही होगा प्रॉपर्टी में। अब चाहे वो तुम ये मान लो कि हमारी जो अमाउंट आया है, जैसे अमाउंट अगर फ्यूचर में आता, अब आता, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह, या उस वे से मान लो, या फिर इसको तुम मान लो सिंपल कि इन्होंने हर साल का 2% एक्सपेंस हमें अलाउ कर दिया कि हर साल 2% का तुम्हारा खर्चा होगा। तो इन्होंने सिंपल क्या बोला कि जितना तुम्हारा खर्चा होगा 2%, जितना अमाउंट तुम्हारा टोटल आया है उसका 2% इंटू 10 - 1 जितने सालों के लिए है उतना तुम्हारे को हम एक्सपेंस अलाउड कर देंगे। जस्ट एक रैंडम उन्होंने एक फिगर बना दी विच इज ओके। सो पॉइंट इज द पार्ट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांटिंग फॉर शॉर्ट लीज इज असेस्ड to landlord as property income in the tax year the lease is granted. The amount as property income is कि प्रीमियम जितना हमें आया है लेस प्रीमियम इंटू 2% इंटू n-1 वेयर n इज द लेंथ ऑफ लीज के n इज द लेंथ ऑफ लीज यानी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। तो बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें बताए गए हैं वो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, वो माइनस करने के बाद नेट आ जाएगी हमारी प्रॉपर्टी इनकम। सो जितना हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है उसमें से ये माइनस करने के बाद ये आ जाएगी हमारी प्रॉपर्टी इनकम। सिंपल है, हमें वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हम बहुत डिटेल में इस चीज़ को सोचें कि क्यों है, ऐसा कैसे है, क्या सोच के इन्होंने करा है, हमें इट रियली डजंट मैटर। उन्होंने हमें बोला है कि अगर तुम्हें लीज पे तुम कोई प्रॉपर्टी देते हो तो तुम्हें हर साल का 2% एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। तो जितनी तुम्हारे को अमाउंट आया है इंटू 2% इंटू 10 - 1 जो तुम्हारा लीज पीरियड है दैट विल बी एन एक्सपेंस विच इज अलाउड टू यू। तो नेट प्रॉपर्टी इनकम इतनी आ जाएगी। इन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला बताया हुआ है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जो भी तुम्हें प्रीमियम आया है इंटू 50 माइनस n डिवाइड बाई 50, इससे तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तुम्हें माइनस नहीं करना पड़ेगा। बट मैं रेकमेंड नहीं करता ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हम क्यों याद करें एक चीज़ के जब हम एक सिंपल फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला में क्या याद करना है, प्रीमियम लेस प्रीमियम का 2% फॉर जितने नंबर ऑफ लीज पीरियड है -1 और नेट हमारी आ जाएगी प्रॉपर्टी इनकम। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। और गाइस एक चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टैक्स रेट, दैट मीन ये चीज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी बाय हार्ट। ये फॉर्मूला हमें बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, प्रीमियम इंटू 2% इंटू n डिवाइड बाई n-1, ये बाय हार्ट हमें लर्न करना पड़ेगा। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। Wakana granted a 21-year lease to Charles on 1st July for a premium of 10500. Calculate the amount accessible on Wakana as property income. Okay, so पहले मैं बोलूँगा मेरे को प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है। सो प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ है 10,500 लेस जो इसकी वैल्यू होती है 10,500 इंटू 2% इंटू 10 - 1। So 10500 इंटू 2% इंटू 9, सो ये आता है 1890। एक सेकेंड, 10,000 इंटू 2% इंटू 9, सॉरी मैं एक्चुअली पुराना क्वेश्चन लेके चल रहा था, यहाँ पे लीज पीरियड है 21, सो 21 - 1, सो 10,500 इंटू 2% इंटू 20, सो दैट इज 4200। सो 4200 एक तरह से मुझे एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा
और मेरा जो प्रॉपर्टी इनकम आएगी दैट विल बी 10,500 माइनस 4,200, तो 6,300 विल बी माई प्रॉपर्टी इनकम जिस साल मुझे रिसीव हुआ है। हर साल नहीं, सिर्फ जिस साल मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ है उस साल के लिए। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल गाइस, इससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये एक छोटा सा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, इसको यू कैन डू इट एज अ होमवर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट आता है फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स। अब फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स क्या होता है? फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स आर सिंपली लाइक यू कैन से, जैसे लोगों ने अपने घर को होटल बनाया हुआ है। जैसे कई बार तुमने सुना होगा ना, सीरियल्स में आता है कि अब होते हैं कि जब एक दोस्त अपने फ्रेंड्स को लेके चला जाता है किसी रूम में अपने घर में, तो क्या घर को होटल समझ रखे कोई भी आके रहना शुरू कर देता है। होता ना मजाक मजाक में, दैट इज़ लाइक होटल। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपने घर को दे कन्वर्ट इट इनटू अ हॉलीडे अकोमोडेशन, हॉलीडे होटल। तो जैसे कोई भी लोग बाहर से आना चाहते हैं, दे कैन कम एंड स्टे फॉर अ डे और 2। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग। जैसे तुमने देखा होगा, वैसे तो बहुत सारे होटल्स भी होते हैं, बट कई लोग घर को एक होटल बना देते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े जो घर होते हैं उस घर को उन्होंने गेस्ट हाउसेस टाइप बनाए होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ फुली फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग। अब फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग का क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम एक बार पढ़ते हैं, वहाँ से अच्छे से समझ आएगा। तो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कॉमर्शियल लेटिंग ऑफ फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन which is in short is called FHA are still accessible as property income but are treated through as profit arose from single and separate trade। इसका मतलब है, अगर एक पर्सन ने 3 घर रेंट पे दिए हुए हैं और उसने एक अपना बड़ा घर था उसको फुली फर्निश हॉलीडे लेटिंग बनाया हुआ है, FHA हॉलीडे अकोमोडेशन। FHA मतलब फर्निश हॉलीडे अकोमोडेशन बनाया हुआ है, तो इसको हम अलग से अलग से टैक्स कैलकुलेट करेंगे इस पे। इसको तीनों को हम एग्रीगेट करेंगे, इसको एग्रीगेट नहीं करेंगे। सो एज अ रिजल्ट सेपरेट रिकॉर्ड्स regarding these properties have to be kept because there are specific rules and reliefs that apply to such properties। तो हमारी रेंटल इनकम जो थी उस पर हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन पे अलग रिलीफ्स और रूल्स होते हैं, तो इसके लिए इसकी इनकम को हमें अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे टोटल इसका आ रहा है 1000, इसका आ रहा है 500, तो हम टोटल ऐसे 1500 नहीं लिखेंगे, हम इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। देन प्रॉपर्टी इनकम में बाद में हम इसको टोटल करेंगे। सो कैश बेसिस हमारा हमेशा डिफ़ॉल्ट होता है। सो कैश बेसिस इज द डिफ़ॉल्ट बेसिस व्हेन कैलकुलेटिंग प्रॉपर्टी इनकम असेसिबल फॉर अ टैक्स ईयर। अब इनकी क्वालिफाइंग कंडीशन क्या है? क्वालिफाइंग कंडीशन मीन्स कि कब हम किसी चीज़ को फर्निश हॉलीडे अकोमोडेशन बोलेंगे, किसी प्रॉपर्टी इनकम को फर्निश हॉलीडे अकोमोडेशन की इनकम बोलेंगे। पहला कि प्रॉपर्टी इज़ लेट फर्निश्ड, कि प्रॉपर्टी पूरी फर्निश होनी चाहिए। अब तुम किसी होटल में जाओ, वहाँ पे रूम में बेड नहीं है क्या फ़ायदा? दैट्स नॉट अ होटल देन, है ना, अगर अपने बेड लेके जाने तो दैट मीन्स वो फुली फर्निश्ड होना चाहिए। इट इज़ लेटिंग ऑन अ कमर्शियल बेसिस विद अ व्यू टू रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो रेंटल इनकम के लिए नहीं है कि मुझे हर महीने रेंट चाहिए, वो ये है कि मैंने पूरा महीने इतने इतने रूम रेंट पे चढ़ाए हैं, इतनी सैलरी लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये मेरे खर्चे हो रहे हैं, तो मुझे टोटल कमाई कितनी हो रही है, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस बेसिस पे हमने फर्निश हॉलीडे अकोमोडेशन दिए हुए हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल लेटिंग टू पब्लिक जनरली एज अ हॉलीडे अकोमोडेशन फॉर नॉट लेस देन 210 डेज इन अ ईयर। मतलब अगर मैंने मान लो अपना फर्निश हॉलीडे अकोमोडेशन बनाया है, ठीक है, और ये मैंने अभी लोगों को इसमें लोगों को अभी एक्सेप्ट ही नहीं करा। लोगों ने बहुत बोला कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें 4 दिन के लिए चाहिए। मैंने कहा अभी नहीं, अवेलेबल नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए नहीं कि ये पूरी कंप्लीटेड है, मतलब पूरी बुकड है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, मे बी बिकॉज मैं अभी चढ़ाना नहीं चाहता रेंट पे। ठीक है, मैंने अभी इसमें बहुत सारे काम कराने, बहुत सारी चीज़ें। सो सिंपल सा लॉजिक क्या है, एक अकोमोडेशन को मैं फुली फर्निश हॉलीडे अकोमोडेशन तब बोलूँगा जब वो 1 साल में नॉट लेस देन 210 डेज के लिए अवेलेबल थी ऑन रेंट। लोग नहीं आए अलग बात है, रेंट पे नहीं चढ़ा अलग बात है, बट अवेलेबल थी ऑन रेंट कि लोग चाहते तो मिनिमम इतने दिन के लिए वो रेंट पे थी।
नॉट एक बंदे के लिए, मतलब कोई भी बंदा है वो 210 दिन 210 डेज से ज़्यादा के लिए कभी भी वो अवेलेबल थी रेंट पे चढ़ने के लिए। नहीं चढ़ी वो अलग बात है। और दूसरा, द एकोमोडेशन इज एक्चुअली लेट फॉर एटलीस्ट 105 डेज इन अ ईयर एक्सक्लूडिंग पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन। लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। सो इसका मतलब क्या है, 210 210 डेज मीन्स कि मिनिमम इतने दिन के लिए वो अवेलेबल थी, और 105 डेज मीन्स कि मिनिमम इतने दिन के लिए वो रेंट पे चढ़ी है, लोग आके यहाँ पे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली लेट। तो तभी हम इसको फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन बोलेंगे। कि अगर मैं बोलूँ कि देखो पूरा साल अवेलेबल तो थी लेकिन कोई कोविड चल रहा था, पूरा बंद पड़ा था, कोई रेंट लेने ही नहीं आया, कुछ आया ही नहीं यहाँ पे रहने के लिए, सो इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन। तो तब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमारा रूल क्या कहता है कि 210 डेज के लिए वो अवेलेबल थी रेंट पे चढ़ने के लिए, और मिनिमम पीरियड ऑफ 105 डेज के लिए वो रेंट पे चढ़ी है, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन। अब लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन क्या होता है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक रूम यहाँ पे रेंट पे ले लिया 40 डेज के लिए। जैसे मैं कभी कभार गुड़गांव जाता रहता हूँ, गुड़गांव में मुझे काम होते हैं, तो मैं 2-3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए भी वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस रेंट पे ले लेता हूँ, एक रूम रेंट पे ले लेता हूँ। तो अगर मैंने 40 डेज के लिए कोई रूम रेंट पे ले लिया तो आई विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन, एंड मेरे जो 40 डेज हैं वो इस डेज में कंसिडर नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ वो कंसिडर होते हैं कि लोग 2 से 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रेंट पे ले रहे हैं, दैट्स इट। जैसे हॉलीडे होटल्स में लोग जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, दैट्स इट। अगर कोई 2-3 महीने के लिए रह रहा है तो उसको एक तरह से रेंटल इनकम बोला जाएगा, उसको लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन नहीं बोला जाएगा। सो अकोमोडेशन इज एक्चुअली लेट फॉर एटलीस्ट 105 डेज इन अ ईयर एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन, सी बिलो। वेयर अ टैक्स पेयर ओन्स मोर देन 1 प्रॉपर्टी। अब अगर मेरी ऐसी 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी अलग लोकेशन में, अलग लोकेशन में, एक ज़्यादा चढ़ती है कम चढ़ती है, देन व्हाट विल हैपन, 105 डेज का मतलब ये नहीं है कि तीनों प्रॉपर्टीज टोटल 105 डेज के लिए होनी चाहिए, नहीं, मतलब हर प्रॉपर्टी 105 डेज के लिए होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों का एवरेज निकालेंगे। जैसे मान लो पहली प्रॉपर्टी थी 110 डेज के लिए, ये थी 100 डेज के लिए, ये थी 150 डेज के लिए। तो ये प्रॉपर्टी वैसे तो देखा जाए 105 डेज से कम है, लेकिन जब मैं एग्रीगेट निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, दैट मीन्स 110 प्लस 100 प्लस 150 डिवाइड बाय 3, वो मेरा 105 से ज़्यादा ही आएगा, मतलब मैं तीनों को अपना फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन बोलूँगा। द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी लेट फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशंस इन एक्सेस ऑफ 155 डेज इन अ ईयर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बंदे को 40 डेज़ के लिए दे दिया, फिर दूसरा बंदा आया उसको 60 डेज़ के लिए दे दिया, तीसरा बंदा आया उसको 35 डेज़ के लिए दे दिया, ठीक है। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना चाहिए हमारा। तो अगर हुआ तो उसको हम फुली फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन नहीं बोलेंगे, उसको एक तरह से मैं रेंटल इनकम बोलूँगा कि भाई ये तो रेंट पे दे रहा है प्रॉपर्टी, या जो आगे हम पढ़ेंगे रेंट रूम सर्विस, कि इसको हम रूम रेंट पे दे रहे हैं 1 महीने के लिए। रेंट रूम सर्विस मीन्स कि हमने एक रूम को 1 महीने के लिए रेंट पे दिया है, तो वो कैटेगरी मानी जाएगी और वहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अगर मैं एक रूम को हॉलीडे की तरह दे रहा हूँ 2-3 दिन के लिए तो अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर मैं एक रूम को 31 डेज़ के लिए, जैसे होटल ही है लेकिन होटल वाले लेट से 60 डेज़ के लिए मैं उनसे रूम ले रहा हूँ, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रेंट अ रूम सर्विस, नॉट अ हॉलीडे अकोमोडेशन। तो वहाँ पे अलग ट्रीटमेंट होगा, वो मैं बताऊँगा आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वालिफाइंग कंडीशन है एक प्रॉपर्टी को फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन बोलने के लिए। अब लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, अब मैंने तो वैसे बताया था लॉन्ग टर्म 60, 35, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज कितने होंगे कि इससे ज़्यादा होंगे तो उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। सो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ मोर दैन 31 कंसेक्यूटिव डेज व्हेन द प्रॉपर्टी इज लेट टू द सेम पर्सन, ठीक है। इस चीज़ को भी छोड़ दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको यू कैन स्किप, एक बार पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं है। अब आता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग क्या होगा, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। पहला, जो प्रॉफिट्स हमारे होते हैं फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन से, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी इनकम मानते हैं। मतलब इसमें जो भी हमें इनकम आई माइनस ऑल एक्सपेंसेस, जैसे हमारी
प्रॉपर्टी इनकम में भी हम एक्सपेंसेस माइनस करते थे, जो नॉर्मल हम रेजिडेंशियल हाउस था, लेकिन उसमें क्या होता था कि अगर हमने हाउस के अंदर कोई फर्नीचर लगाया है तो उसको हम अपना एक्सपेंस अलाउ नहीं करते थे, हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसीडर करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ सिंपल क्या है, यहाँ तभी मैंने बताया था इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, तो इसकी इनकम को अलग शो करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम मानेंगे एज अ प्रॉपर्टी इनकम। However, they are treated as arising from a separate trade carried by a landlord and not pooled with other rental property. Other rental property के साथ हम इसको pool नहीं कर सकते। तो following advantages reliefs are available। अब क्या क्या reliefs available है? पहला, profit are treated as relevant earning for purpose of tax relief for pension contribution scheme, जो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। Finance cost are fully deductible in business expense, that is there is no basic rate relief restriction। हमने रेंटल इनकम जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते थे, हमने पढ़ा था जो भी फाइनेंस कॉस्ट होगी उस पे 20% हमें टैक्स रिलीफ मिलता है, लेकिन हम उस एक्सपेंस को प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करते थे, सिर्फ उस पे हम टैक्स रिलीफ देते थे। लेकिन यहाँ पे हम पूरा का पूरा फाइनेंस कॉस्ट अपना एक्सपेंस अलाउ कर सकते हैं। जो भी हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, कैश बेसिस हो चाहे एक्रूअल बेसिस पे हो, अंडर बोथ द सिस्टम दीज डिडक्शन अप्लाई इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम रिलीफ। मतलब जो भी, जैसे कैश बेसिस पे जो भी मेरा खर्चा हुआ इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड फर्निशिंग, जो भी मेरा खर्चा हुआ, चाहे मैंने अपने रूम के लिए सोफ़ा लिया, चाहे मैंने अपने रूम के लिए टीवी लिया, अपने गेस्ट हाउस के लिए मैंने 10 बेड्स लिए, वो सारा का सारा खर्चा मुझे ऑन दी स्पॉट अलाउ हो जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का उससे कोई रिलेशन नहीं है। और अगर मैं अक्रूअल बेसिस पे चलता हूँ तो उस केस में उस पे जो भी डेप्रीसिएशन होगी, डेप्रीसिएशन जैसा हमने अकाउंट्स में पढ़ा था कि अगर एसेट की लाइफ 5 साल की है तो 5 साल तक हर साल हम उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं, तो वो खर्चा हमें हर साल अलाउड होगा। कैपिटल अलाउंसेज आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड फर्निशिंग। तो सिंपल सा लॉजिक हमारा क्या बना कि जो भी हमने एसेट परचेज करा है वो सारा का सारा कॉस्ट हमारी उसी टाइम अलाउड होगी एज एक्सपेंडिचर। कैपिटल गेन्स टैक्स, रोल ओवर रिलीफ, गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ एंड बिजनेस एसेट डिस्पोजेबल रिलीफ आर अवेलेबल। ये हमें अभी नहीं पढ़ना, ये हमें चैप्टर नंबर 22 में पता चलेगा। तो ये हमारा डिफरेंस है फ्रॉम रेजिडेंशियल रेंटल इनकम। एनी लॉस मेड इन क्वालिफाइंग यूके FHA business may only be set off against assessable income of later tax year in same business। मतलब अगर हमारा इस साल कुछ भी ऐसा लॉस हुआ तो अगले साल हम सिर्फ इसी इनकम से, जो फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन है, फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन अगले साल की उसकी इनकम हुई, इसी में से उसको सेट ऑफ करेंगे। अगर मेरी दूसरी प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, मैं इसमें से रेंटल इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकता। मतलब अगर मान लो इस साल मुझे 1000 का लॉस हो गया, ठीक है, 1000 का लॉस, अगले साल मेरी ये जो इनकम है, अगले साल मेरी इनकम है ही नहीं, अगले साल मेरी इनकम है 0 और रेंटल इनकम मेरी है लेट्स से 2000। तो पिछले साल मेरा 1000 का लॉस था, तो ऐसा नहीं है कि मैं 1000 रेंटल इनकम में से माइनस कर दूंगा, नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। ये जो लॉस है ये सिर्फ इसी में से अलाउड होगा। अगर ये मेरी कोई इनकम नहीं है तो यहाँ से भी अलाउड नहीं होगा, फिर ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। लेकिन सिर्फ इसी इनकम से हम इस एक्सपेंडिचर को अलाउ करेंगे, इस लॉस को सॉरी अलाउ करेंगे। ये होता है मेरा फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन, ठीक है। लास्ट आता है गाइज रेंट रूम रिलीफ। गाइज एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस चैप्टर के जो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो नहीं कर पाऊंगा। आई हैड टू कट शॉर्ट दिस वीडियो, आई हैव टू गो समवेयर। तो मैं वीडियो बस बना के अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा, तुम इसके क्वेश्चंस कर लेना, जो भी डाउट्स हो यू कैन डिस्कस इन दी ग्रुप। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेंट अ रूम रिलीफ। अब रेंट अ रूम रिलीफ क्या होता है? पहली बात है रेंट अ रूम क्या होता है? इसका मतलब होता है लेट्स से पीजी जैसे पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट के बारे में तो तुम सबने सुना होगा। पेइंग गेस्ट क्या होता है कि तुम एक घर में रह रहे हो, तुम्हारे घर में लेट्स से 3 फ्लोर है और तुम्हारे हर रूम में हर फ्लोर पे 3-3 रूम्स हैं और तुम यहाँ पे रहते हो सारे फैमिली। तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसको एक रूम चाहिए रहने के लिए। मैंने बोला ठीक है भाई, तो एक काम कर, तू मेरे घर में इस रूम में रह ले, सारा फर्नीचर सब कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पे तू रह ले,
हर महीने तेरे को इतना खर्चा देना पड़ेगा, खाना भी तेरे को हम देंगे, घर में मम्मी खाना बनाती है वो सारा खाना भी तुझे मिलेगा, ड्राइंग रूम वगैरह होता है, जो भी हमारी लॉबी वगैरह, खेल खूल सब कुछ एक तरह से तेरा ही है ये है, लेकिन तेरे को इस पे एक रेंट पर मंथ पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पीजी। इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं रेंट अ रूम रिलीफ। इफ एन इंडिविजुअल लेट्स फर्निश्ड अकोमोडेशन इन हिज और हर मेन रेजिडेंट, जहां पे वो रह रहा है, एंड द इनकम इज लायबल टू टैक्स एज प्रॉपर्टी इनकम, द स्पेशल एग्जम्पशन अप्लाइज। अगर हम किसी भी पर्सन को अपने घर में, जिस घर में हम रह रहे हैं, उसमें एक रूम देते हैं उसको रहने के लिए एंड वी चार्ज फॉर दैट, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल रिलीफ है। रिलीफ क्या है उसके अंदर, और ये भी हमारा कैश बेसिस पे चलता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं चलता, और अक्रूवल बेसिस पे तभी होगा जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला जाएगा, और नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं बोला जाता अक्रूवल बेसिस के लिए। तो इस केस में सबसे पहला, अगर हमारी जो इनकम है वो 7500 पाउंड से लेस है, कि पूरा साल एनुअल इनकम हमारी 7500 पाउंड से लेस है, तो इनकम इज एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स, कि उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हमारी रेंटल इनकम 7500 से या उससे कम है तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर मान लो ये घर है, ये घर मेरा और मेरी बीवी के नाम पे, ठीक है, और मैंने एक रूम अपने फ्रेंड को दे दिया, और मेरी वाइफ ने बोला कि भाई जो भी रेंट आएगा मैं भी उसमें से आधा रेंट लूँगी, कि मैं भी उसमें से रेंट लूँगी, मेरा भी इस घर में शेयर है, ठीक है तुम भी रेंट ले लो। तो ये जो हमारा रिलीफ है ये हमारा हो जाएगा 3750 पर पर्सन, कि इसको हम दो में डिवाइड कर देंगे, कि अगर दो बंदों के हाथ में इनकम जा रही है, तो अगर इनकम 3750 या इससे कम है तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा, दिस विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम। ठीक है, सो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, कि अगर हमारी इनकम 7500 से लेस है और अगर दो बंदों के हाथ में इनकम जा रही है, स्प्लिट हो रही है, तो 3750 इनकम से कम है तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। आगे ये बताया हुआ है कि एक बेनिफिट क्या होता है, कि मैरिड कपल्स इसको एक एडवांटेज ले सकते हैं, कि अगर किसी का स्लैब रेट ज़्यादा है, जैसे मान लो कोई 150 अबव में आता है और रेंटल इनकम है, तो अगर रेंटल इनकम ये अपनी में दिखाएगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, तो वो अपनी की जगह अपनी वाइफ की इनकम में दिखा दे। सो वो अभी आगे तुम करोगे क्वेश्चन तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा। सो अब आता है, देखो रेंट रूम रिलीफ, ये भी तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्स रेट एंड अलाउंसेस प्रोवाइडेड टू यू इन द एग्जामिनेशन। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि 7500 का हमें अलाउ होता है, अगर इससे कम की हमारी पीजी इनकम है, रेंट रूम इनकम है, तो दैट इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं है। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट केस, ये मैं केस तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है ऑप्शन, अगर मान लो हमारी इनकम 7500 से ज़्यादा है, अगर हमारी इनकम 7500 पाउंड से ज़्यादा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये मैं इसको अपना नॉर्मल रेंटल इनकम की तरह ट्रीट करूं। सो नॉर्मल रेंटल इनकम में क्या होगा, जो भी मेरी एनुअल रिसीट्स हैं, जो भी मेरी एनुअल रिसीट्स हैं उसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपने एक्सपेंडिचर, जो भी मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है, जो मेरे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पड़ा था ना कि कौन कौन से एक्सपेंस अलाउड होते हैं, तो बचेगा वो मेरी आ जाएगी प्रॉपर्टी इनकम। तो सिंपल ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जो भी मेरी नॉर्मल इनकम आई है उसमें से मैं जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कौन से मेरे एक्चुअल मेरे एक्सपेंडिचर हुए हैं वो मैं माइनस कर दूं और मेरी आ जाएगी प्रॉपर्टी इनकम। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है, इसको बोलते हैं रेंट अ रूम रिलीफ। दिस इज रेंट अ रूम रिलीफ। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, जो भी मेरी एनुअल रिसीट्स हैं मैं उसमें से लेस करूंगा अपना रिलीफ 7500, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी दो में डिवाइड है तो 3750, या तो 7500, और अगर प्रॉपर्टी 2% में डिवाइड है तो 3750, और जो बचेगा वो मेरी आएगी प्रॉपर्टी इनकम।
सो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो इस बेसिस पे चलूँ या इस बेसिस पे। नॉर्मली अगर तुम सोचो मेरी इनकम है 8,000 पाउंड्स मेरी इनकम है, तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि मेरे एक्सपेंडिचर 8,000 में से मेरे एक्सपेंडिचर 7,000 होंगे। अगर 8,000 मेरी रेंटल इनकम है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरे 7,000 है, तो मैं किराए पे चढ़ाऊंगा ही क्यों? मुझे बेनिफिट ही क्या हो रहा है? 1,000 पाउंड बच रहे हैं पूरे महीने साल के, है ना? कोई फ़ायदा तो है नहीं उस चीज़ का। सॉरी गाइस, मुझे एक कॉल आ गया था छोटा सा। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, लेट्स से मेरी जो एनुअल इनकम है वो है 8,000 और मेरे एक्सपेंसेस हैं 7,000। ऐसा बहुत रेयर होगा कि मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस 7,000 होंगे, क्योंकि अगर 8,000 मुझे इनकम हो रही है और 7,000 एक्सपेंस हो रहे हैं, तो मैं इतना झंझट लूँगा ही नहीं कि अपने घर का एक रूम किसी को दूँ। मैं कहूँगा यार मैं खुद ही रह लेता हूँ, उसमें क्या किसी को देना, उसको स्टोर रूम बना लो या उसको अपना गेम्स रूम बना लो, क्योंकि कुछ ज़्यादा इनकम तो जनरेट हो ही नहीं रही है। तो देखा जाए तो इससे एक्सपेंस जो मेरा होगा लेट्स से 3,000 या 4,000 इतना एक्सपेंस होगा। तो अगर इस केस में मैं ये ऑप्शन लेके चलता हूँ, ये मेरी मर्जी है मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है, कभी भी मैं कोई भी ले सकता हूँ, किस साल ये किस साल ये, दैट इज़ माई चॉइस। तो अगर मैं 8,000 में से 4,000 माइनस करता हूँ तो 4,000 मेरी प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर 8,000 मेरी इनकम है तो 8,000 मुझे पूरा रिलीफ 7,500 का मिल जाएगा और 500 आ जाएगी मेरी प्रॉपर्टी इनकम। अब दूसरा सिनारियो, अगर मेरी इनकम 8,000 की जगह 80,000 है, हो सकता है मेरा बहुत बड़ा घर है, बहुत आलीशान कमरा मैंने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो लेट्स से माई इनकम इज़ 80,000 पाउंड्स और उसमें मेरे एक्सपेंडिचर है 40,000। अगर ये ऑप्शन मेरे पास है तो इन दैट केस आई विल चूज़ दिस ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह ये चूज़ करूँगा तो 80,000 में से सिर्फ 7,500 ही रिलीफ मिलेगा, मुझे 32,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। जबकि इस ऑप्शन में मुझे 80 में से 7,500 माइनस करूंगा तो 72,500 पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि इस ऑप्शन में मुझे 40,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कितनी इनकम मुझे रिसीव हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, हम जब कंसल्टेंट बन जाएंगे, जब तुम प्रोफेशनल एसीसीए बन जाओगे, तुम्हारे पास ऐसा सिनारियो आता है, तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तुम क्या करोगे, तुम दोनों वे से उसका प्रॉपर्टी इनकम निकालो। जहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जहाँ से इनकम कम आ रही है, वो ऑप्शन उसको बता दो। क्या तो कि सर इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगला बंदा भी खुश कि उसको दोनों ऑप्शन मिल गए, रादर देन उसको समझाने के, जैसे मैंने तुम्हें समझाया है, कोई भी क्वेश्चन हो दोनों ऑप्शन उसको निकाल के दे दो कि इस ऑप्शन से आपकी इनकम इतनी आ रही है, इस ऑप्शन से इतनी आ रही है, इसमें इतना टैक्स लगेगा, उसमें इतना टैक्स लगेगा, तो कौन से ऑप्शन पे जाना है आप बताओ। ठीक है ना? सो दैट इज रिलीफ जो हमें मिलता है रेंट रूम में। और यहाँ पे जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सपेंडिचर सारे जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले थे वही हैं। दैट मीन्स बीइंग टैक्स इन द नॉर्मल वे ऑफ रेंटल इनकम, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम लेटिंग, रेंट लेस एक्सपेंसेस लेस रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ के रिप्लेसमेंट फर्नीचर का बेनिफिट मिलता है। अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है फर्स्ट टाइम तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तुम सबको अभी तक पता चल चुका होगा। ठीक है? And in deciding whether to elect rent a room relief, the key question will therefore will whether or not expenses exceed this। इसको तुम छोड़ सकते हो, सिंपल अपना लॉजिक ये बनाओ। लॉजिक ये क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस 7,500 से ज़्यादा हैं, इफ़ योर एक्सपेंसेस आर मोर देन 7,500, तब तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। और अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस 7,500 से कम आ रहे हैं तो तुम ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि इतने तक का तो रिलीफ ही मिल जाएगा। दिस इज़ वॉट दे आर सेइंग, और यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर क्लोज होता है। आई एम रियली सॉरी मैं इसके क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, आई हैव टू गो समवेयर ऑन वेरी अर्जेंट बेसिस। ठीक है? इसके क्वेश्चंस तुम खुद कर लेना, जो भी डाउट हो वो तुम प्लीज़ ग्रुप में डिस्कस कर देना। वेरी एज सून एज पॉसिबल आई विल मेक वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।